कक्षा 11 के भौतिकी के सरल रेखा में गति वाले अध्याय के शॉर्ट नोट्स का गहन विश्लेषण करना। और ये नोट्स वाकई बहुत शानदार हैं। हाँ, हमारे पास अध्ययन सामग्री के रूप में कुछ बहुत ही बेहतरीन तथ्य हैं। शुरुआत में ही एक बड़ा ही दिलचस्प चित्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक नीली गेंद एक संख्या रेखा पर P1 से P2 तक जा रही है। इसके साथ ही हमारे विश्लेषण के मुख्य विषय तय किए गए हैं, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण, ग्राफीय और कलन विधि और गैलीलियो के नियम। सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ गणितीय फॉर्मूलों का एक समूह नहीं है। मतलब ये कोई रटने वाली चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया को देखने का एक पूरी तरह से नया नजरिया है। आज की इस चर्चा में हम इन नोट्स में दी गई अवधारणाओं को गहराई से समझेंगे। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि फॉर्मूले क्या हैं, बल्कि ये भी समझेंगे कि वे कैसे काम करते हैं। गति का अध्ययन, जिसे भौतिकी की भाषा में शुद्ध गतिकी या काइनेमैटिक्स कहते हैं, उसकी नींव इन्हीं बातों पर टिकी है। तो चलिए बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। गति आखिर है क्या? स्रोत में इसे बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया गया है कि समय गुजरने के साथ किसी वस्तु की स्थिति में जो बदलाव आता है उसे गति कहते हैं। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, और इसे समझाने के लिए घड़ी और आगे बढ़ती हुई गेंद का एक साधारण सा चित्र भी दिया गया है। ये परिभाषा सुनने में जितनी सरल लगती है, इसके मायने उतने ही गहरे हैं। मतलब अगर समय बीत रहा है और कोई वस्तु जहां थी वहीं से हटकर किसी नई जगह पर चली गई है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गति में है। लेकिन असली पेंच इसके बाद आता है। अच्छा, और यहीं पर शायद स्रोत में निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र आता है। बिल्कुल। नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि गति का मापन किसी संदर्भ बिंदु यानी मूल बिंदु के सापेक्ष किया जाता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक ग्राफ रेखांकित किया गया है, जिसमें x, y और z अक्ष एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उस मिलान बिंदु को लाल रंग से 0, 0, 0 लिखा गया है। ये भौतिकी का शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है। हम हवा में ये नहीं कह सकते कि कोई चीज बस चल रही है। हमें ये बताना होता है कि वो किसके मुकाबले चल रही है। मतलब देखने वाले का नजरिया। एकदम सही। ये जो मूल बिंदु है, ये असल में हमारा देखने का नजरिया ही है। कल्पना करें कि एक पर्यवेक्षक इसी बिंदु पर खड़ा होकर दुनिया को देख रहा है। उसी के सापेक्ष x, y और z दिशाओं में दूरियां मापी जाती हैं। जैसे अगर कोई ट्रेन में सफर कर रहा हो। हाँ, चलती हुई ट्रेन में बैठे दो लोग एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, लेकिन बाहर खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष वे दोनों गति में हैं। सीधी सी बात है, बिना निर्देश तंत्र के गति का कोई अर्थ ही नहीं है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन स्रोत में आगे जो बिंदु वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिद्धांत है वो थोड़ा उलझाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि नोट्स के अनुसार यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक बहुत लंबी ट्रेन और उसके ठीक नीचे साइकिल पर बैठे एक बंदर को बिंदु वस्तु कहा गया है। रुको, ये बात गले नहीं उतर रही। क्या उलझन है इसमें? एक इतनी लंबी ट्रेन या एक बड़ा जानवर सिर्फ एक बिंदु कैसे हो सकता है? क्या इसे हमारी गणना में भारी गलती नहीं होगी? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है और भौतिकी की खूबसूरती इसी में है। स्रोत में एक टिप्पणी भी दी गई है कि यह गणना को सरल बनाने के लिए एक सन्निकटन है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन है। अच्छा, तो ये जानबूझकर की गई एक छूट है। हाँ, इसे ऐसे समझें। मान लीजिए वो ट्रेन 1000 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर रही है। उस 1000 किलोमीटर की विशाल दूरी की तुलना में ट्रेन की 100 या 200 मीटर की लंबाई न के बराबर है। समझ रहा हूँ। इसलिए गणितीय उलझनों से बचने के लिए हम उस पूरी ट्रेन को सिर्फ एक डॉट या बिंदु मान लेते हैं। अगर ऐसा न किया जाए तो हमें ट्रेन के इंजन, हर एक डिब्बे, यहाँ तक कि हर एक पहिए की गति का अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा। यह गणना को लगभग असंभव बना देगा। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान लगता है। अब दूरी को मापने के तरीकों पर आते हैं। स्रोत सामग्री में पथ की लंबाई और विस्थापन के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। हाँ, और ये अंतर बहुत जरूरी है। पथ की लंबाई को एक अदिश या स्केलर राशि कहा गया है, जो हमेशा धनात्मक होती है। दूसरी ओर विस्थापन एक सदिश या वेक्टर राशि है, जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम अंतर है, और यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। बिल्कुल।
इसे विजुलाइज करने के लिए एक बड़ा ही सटीक चित्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक लाल बिंदु ए से एक नीले बिंदु बी तक जाने के दो रास्ते हैं। एक टेढ़ा मेढ़ा नीला रास्ता है जो पथ की लंबाई है, और एक बिल्कुल सीधी लाल रेखा जो विस्थापन को दर्शाती है। इस चित्र से सब कुछ साफ हो जाता है। पथ की लंबाई का मतलब है कि वास्तव में किस किस रास्ते से होकर यात्रा की गई है। जैसे कोई भूल भुलैया में घूम रहा हो। एकदम सही। अगर कोई व्यक्ति भूल भुलैया में घूम रहा है तो उसके हर एक कदम की दूरी जुड़कर पथ की लंबाई बनेगी। इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए यह हमेशा जुड़ती है और धनात्मक होती है। और विस्थापन? विस्थापन बहुत ही सीधा है। उसे भूल भुलैया से कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और अंत कहाँ हुआ। उन दोनों के बीच की सबसे छोटी हवाई दूरी ही विस्थापन है। चूंकि इसमें एक निश्चित दिशा होती है, इसलिए यह सदिश राशि है। इसी बात पर स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है कि विस्थापन का परिमाण हमेशा पथ की लंबाई के बराबर या उससे कम होता है। बिल्कुल। अगर यात्रा एक बिल्कुल सीधी रेखा में और एक ही दिशा में हो तो विस्थापन और पथ की लंबाई एकदम बराबर होंगे। लेकिन अगर रास्ते में जरा सा भी घुमाव आ जाए, हाँ, या यात्रा वापस मुड़ जाए, तो विस्थापन तुरंत पथ की लंबाई से कम हो जाएगा। वो कभी भी कुल तय किए गए रास्ते से ज्यादा नहीं हो सकता। ये तो हुई दूरी की बात। लेकिन अब जब हमें विस्थापन समझ आ गया है तो समय के साथ इसमें बदलाव को समझते हैं। अध्ययन सामग्री में औसत वेग और औसत चाल की तुलना की गई है। ये भी एक रोचक विषय है। औसत वेग का सूत्र विस्थापन में हुए कुल बदलाव को कुल समय से भाग देकर निकाला गया है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चित्र है जो सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक नीली कार एक सीधी रेखा पर बिंदु P से Q तक जाती है और फिर वापस P की तरफ लौट आती है। और इसका निष्कर्ष क्या है? नीचे निष्कर्ष लिखा है कि यहाँ कुल विस्थापन 0 है, इसलिए औसत वेग भी 0 है। मतलब अगर कोई ड्राइवर दिन भर गाड़ी चलाकर वापस अपने गैराज में आ जाए तो विज्ञान कहता है कि उसका औसत वेग 0 रहा। ये थोड़ा अजीब लगता है। भौतिकी के कठोर नियमों के अनुसार देखें तो हाँ, उसका औसत वेग बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि वेग पूरी तरह से विस्थापन पर निर्भर करता है। अगर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो गई तो विस्थापन 0 हो गया। तो फिर दिन भर जो पेट्रोल जला उसका क्या? यही तो बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये जानकारी कोई काम नहीं आती। यहीं पर औसत चाल की भूमिका आती है। औसत चाल आपकी कार के ओडोमीटर की तरह काम करती है। वो कुल तय किए गए रास्ते को समय से भाग देती है। अच्छा, इसीलिए नोट्स में स्पष्ट लिखा है कि औसत चाल हमेशा औसत वेग के परिमाण के बराबर या उससे बड़ी होती है। हाँ, और ये कभी 0 नहीं हो सकती यदि कोई यात्रा हुई है। यह बहुत स्पष्ट है। लेकिन यह तो हुई पूरी यात्रा की बात। अगर किसी को यह जानना हो कि ठीक सुबह 10:05 और 3 सेकंड पर कार की गति क्या थी, तो औसत वेग वहां काम नहीं आएगा, है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर स्रोत एक नए और थोड़े जटिल विषय की ओर मुड़ता है, तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग। यहाँ जो ग्राफिक उदाहरण है वो बहुत ही शानदार है। क्या दिखाया गया इसमें? यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि स्थिति समय ग्राफ के 3 छोटे हिस्से हैं। पहले हिस्से में एक वक्र पर 2 बिंदु हैं जिन्हें एक छेदक रेखा या सीकेंट लाइन जोड़ती है। फिर धीरे धीरे वे दोनों बिंदु एक दूसरे के करीब आते हैं और अंत में वे मिलकर एक ही बिंदु बन जाते हैं। अब वो रेखा वक्र को सिर्फ एक जगह छूकर निकल रही है, जिसे स्पर्श रेखा या टेंजेंट लाइन कहा गया है। यह हिस्सा विज्ञान और गणित का एक बहुत ही सुंदर संगम है। औसत वेग हमें एक पूरे समय अंतराल की कहानी बताता है, लेकिन उसी पल क्या हो रहा है यह जानने के लिए कलन या कैलकुलस का जन्म हुआ। कैलकुलस मतलब dx/dt वाली बात। हाँ, जब हम समय के अंतराल को इतना छोटा कर देते हैं कि वो लगभग 0 के करीब पहुंच जाए, एक क्षण बन जाए, तो हम तात्क्षणिक वेग निकाल रहे होते हैं। ग्राफिक रूप से जब समय का अंतर कम होता है तो वो छेदक रेखा खिसकती हुई स्पर्श रेखा बन जाती है। और उसी स्पर्श रेखा का ढलान या प्रवणता हमें उस पल का सटीक वेग बताता है। सही, एकदम सही। नोट्स में यह भी बताया गया है कि उस एक विशेष क्षण में तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का मान बिल्कुल एक समान होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अत्यंत सूक्ष्म क्षण में वस्तु के पास मुड़ने या दिशा बदलने का समय नहीं होता, इसलिए उस पल के लिए पथ की लंबाई और विस्थापन एक ही बात हो जाते हैं। समझ गया। अब जब हम वेग के बदलने की बात कर ही रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अगला विषय त्वरण या एक्सेलरेशन है।
स्रोत इसे समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित करता है। वेग में बदलाव की दर। यहाँ 3 बहुत ही स्पष्ट ग्राफ दिए गए हैं। हाँ। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि पहले ग्राफ में वक्र ऊपर की ओर तेजी से मुड़ रहा है, जो धनात्मक त्वरण जब बढ़ते वेग को दर्शाता है। हाँ, यानी स्पीड बढ़ रही है। दूसरे में वक्र नीचे की ओर झुक रहा है, जिसे ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहा गया है। और तीसरे में एक बिल्कुल सीधी तिरछी रेखा है जहां त्वरण 0 है, क्योंकि वेग नियत है। त्वरण को समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी गाड़ी की गति हर सेकंड बदल रही है, चाहे वो तेज हो रही हो या धीमी, तो इसका मतलब है कि उसमें त्वरण मौजूद है। तो अगर वेग एक समान है तो त्वरण 0 होगा। बिल्कुल। गणितीय रूप से इसे वेग के समय के साथ बदलने की दर कहते हैं। ग्राफ में जब ढलान समय के साथ खड़ा होता जाता है तो गति बढ़ रही होती है, जब ढलान कम होने लगता है तो गति धीमी हो रही होती है, और जब गति एक समान होती है तो कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए त्वरण 0 होता है। ग्राफ्स की इस बात को समेटने के लिए स्रोत में एक शानदार चीट शीट दी गई है। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि स्थिति समय ग्राफ का ढाल हमेशा वेग देता है और वेग समय ग्राफ का ढाल हमेशा त्वरण देता है। ये तो बहुत ही उपयोगी जानकारी है। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात है। वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल या एरिया होता है वो विस्थापन को दर्शाता है। ये चीट शीट सच में बहुत काम की है। इसे याद रखने का सीधा तरीका ये है, अगर किसी को स्थिति से वेग और वेग से त्वरण की ओर जाना है तो ढलान या स्लोप निकालना होगा। और अगर उल्टी दिशा में जाना हो? हाँ, अगर उल्टी दिशा में जाना है, यानी त्वरण से वेग या वेग से विस्थापन निकालना है, तो ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसी में एक एग्जाम टिप भी छिपी है। अगर वेग समय ग्राफ 0 रेखा के नीचे चला जाए तो वो ऋणात्मक विस्थापन होता है। कुल दूरी निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल के केवल धनात्मक परिमाण को आपस में जोड़ना होता है। ये एक बहुत ही बारीक बिंदु है जहां अक्सर गलतियां होती हैं। खैर, इन ग्राफ्स और ढालों के आधार पर हमें भौतिकी के सबसे प्रसिद्ध समीकरण मिलते हैं, गति के समीकरण। नोट्स में ग्राफीय विधि से इन्हें समझाया गया है। एक ग्राफ में वेग समय रेखा के नीचे के हिस्से को एक आयत और एक त्रिभुज में बांटा गया है। वही एरिया निकालने वाला तरीका। हाँ, आयत का क्षेत्रफल प्रारंभिक वेग और समय का गुणनफल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल त्वरण पर निर्भर करता है। इन दोनों को जोड़ने से विस्थापन का समीकरण बनता है। बिल्कुल। ये वही 3 बुनियादी समीकरण है जो गति की नींव है। पहला समीकरण बताता है कि समय के साथ वेग कैसे बढ़ता है, और दूसरा समीकरण हमें विस्थापन देता है, जो ग्राफीय रूप से आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जोड़ है। और अगर हम उसी पूरी आकृति को एक समलंब या ट्रेपीजियम मानकर सीधा सूत्र लगा दें तो हमें गति का तीसरा समीकरण मिल जाता है, जो वेग, त्वरण और विस्थापन के बीच का रिश्ता है। मेथड। इसमें वेग और त्वरण को उनके कलन रूप में लिखकर उनका समाकलन या इंटीग्रेशन किया गया है। ग्राफीय विधि अच्छी है, लेकिन कलन विधि ज्यादा गहरी समझ देती है। कैसे? कलन विधि में हम वेग या स्थिति में होने वाले बहुत ही छोटे सूक्ष्मतम बदलावों को जोड़ते हैं। इसे आप ब्रेड के एक पूरे स्लाइस को समझने जैसा मान सकते हैं। ब्रेड का स्लाइस, ये दिलचस्प है। हाँ, पहले आप एक बहुत ही पतला टुकड़ा काटते हैं और फिर ऐसे अनगिनत टुकड़ों को जोड़कर पूरी ब्रेड का आकार निकाल लेते हैं। यही समाकलन है। हम त्वरण के छोटे हिस्सों को जोड़कर पूरे समय का वेग निकालते हैं। बहुत खूब। लेकिन नोट्स में यहाँ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी दी गई है। ये साफ लिखा है कि शुद्ध गतिकी के ये जो 3 प्रसिद्ध समीकरण हैं, ये केवल नियत त्वरण या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही मान्य हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जो कलन की विधि है वो असमान त्वरण के लिए भी काम करती है। ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं। अगर त्वरण समय के साथ बदल रहा है, जैसे कार का इंजन कभी तेज हो रहा है, कभी धीमा, तो वो सीधे फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे? तब कलन विधि ही एकमात्र रास्ता बचती है। नियत त्वरण की बात करें तो स्रोत इसका सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उदाहरण पेश करता है, मुक्त पतन या फ्री फॉल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक लाल रंग की गेंद ऊपर से नीचे गिर रही है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। दिलचस्प बात यह है कि ऊर्ध्वाधर या वाई अक्ष को ऊपर की ओर धनात्मक माना गया है और गेंद नीचे गिर रही है, इसलिए त्वरण को ऋणात्मक g यानी -9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताया गया है।
मुक्त पतन का सीधा सा मतलब है जब कोई वस्तु सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रही हो, हवा के प्रतिरोध को हम शून्य मान लेते हैं। तो ये ऋणात्मक क्यों है? चूंकि हमने ऊपर की दिशा को धनात्मक माना है और गुरुत्वाकर्षण हमेशा वस्तु को नीचे खींचता है, इसलिए त्वरण हमेशा ऋणात्मक होता है। ये एक पूर्ण नियत त्वरण का उदाहरण है। इसी गिरती हुई गेंद से जुड़ा एक बहुत ही रहस्यमयी नियम अगले हिस्से में है, गैलीलियो का विषम अंक नियम। ये नियम कहता है कि विरामावस्था से गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतरालों में तय की गई दूरियां 1:3:5:7 के क्रम में होती हैं। ये नियम वाकई अद्भुत है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक सीढ़ी के पास लाल गेंद गिर रही है और दूरियां दिखाई गई हैं। ये गणित का कोई जादू लगता है। गैलीलियो का ये नियम सच में विज्ञान की एक सुंदर कविता जैसा है। मैं समझाती हूँ। इसे ऐसे देखें, गुरुत्वाकर्षण के तहत गिरने वाली वस्तु की दूरी समय के वर्ग या स्क्वायर के समानुपाती होती है। मतलब अगर समय दुगना हो तो दूरी 4 गुना? बिल्कुल। अगर हम 1, 2 और 3 सेकंड की बात करें तो कुल दूरी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगी, यानी 1, 4 और 9 के अनुपात में। हाँ, ये तो समझ आ गया। अब अगर हम सिर्फ हर एक सेकंड के अंतराल की दूरी निकालें तो क्या होगा? पहले सेकंड में दूरी हुई 1, दूसरे सेकंड में तय दूरी निकालने के लिए कुल 4 में से पहले वाला 1 घटा दें तो बचा 3। अच्छा, और तीसरे सेकंड के लिए 9 में से 4 घटा दें तो बचा 5। देखा, ये अपने आप 1, 3, 5, 7 जैसी विषम संख्याओं की एक श्रृंखला बन जाती है। ये सचमुच अद्भुत है। अब इन सारे सैद्धांतिक नियमों को वास्तविक दुनिया में लागू करके देखते हैं। स्रोत अवरोधन दूरी या स्टॉपिंग डिस्टेंस पर चर्चा करता है। एक कार तेजी से जा रही है, उस पर ब्रेक लगता है और वो कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। ये बहुत ही व्यावहारिक अनुप्रयोग है। यहाँ लाल अक्षरों में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य लिखा है। इसमें कहा गया है कि यदि गाड़ी का वेग दुगना कर दिया जाए तो रुकने की दूरी 4 गुना हो जाती है। ये सड़क सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। जब कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो कार तुरंत पत्थर की तरह नहीं रुकती, वो घिसटते हुए कुछ दूरी तय करती है। तो ये वेग पर कैसे निर्भर करता है? समीकरण के अनुसार ये अवरोधन दूरी वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई 40 की जगह 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, यानी स्पीड दुगनी, तो अचानक ब्रेक लगाने पर गाड़ी को रुकने के लिए दुगनी नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा जगह चाहिए होगी। बाप रे, इसीलिए स्पीड लिमिट्स को इतनी सख्ती से लागू किया जाता है। बिल्कुल। सड़क सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ अगला विषय है प्रतिक्रिया काल या रिएक्शन टाइम। इसे देखने, सोचने और कार्रवाई करने में लगने वाले समय के रूप में परिभाषित किया गया है। यह भी बहुत रोचक है। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार प्रयोग का चित्र है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति का हाथ ऊपर से एक गिरते हुए रूलर या स्केल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह एक बहुत ही शानदार प्रयोग है। जब कोई व्यक्ति सड़क पर अचानक कोई खतरा देखता है तो उसकी आंखों से दिमाग तक संदेश जाने, दिमाग द्वारा निर्णय लेने और पैर से ब्रेक दबाने के बीच कुछ समय लगता है। और उस समय में गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। एकदम सही। इसी समय को प्रतिक्रिया काल कहते हैं। इस दौरान कार अपनी पुरानी तेज गति से ही आगे बढ़ती रहती है। रूलर वाला प्रयोग इसी समय को मापता है। कैसे? अगर कोई अचानक किसी के सामने रूलर छोड़े और वह उसे पकड़े तो रूलर जितनी दूरी तक गिरेगा उसे एक सरल फॉर्मूले में रखकर कोई भी अपना रिएक्शन टाइम सेकंड्स में निकाल सकता है। वाह, ये प्रयोग तो घर पर भी किया जा सकता है। अध्याय के अंत की ओर बढ़ते हुए एक और व्यावहारिक विषय आता है, आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ 2 ट्रेनों का उदाहरण दिया गया है। आपेक्षिक वेग तो हम सब रोज महसूस करते हैं। स्रोत में लिखा है कि जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो उनके वेग को घटाया जाता है, लेकिन जब वे विपरीत दिशा में आ रही होती हैं तो उनके वेग को जोड़ा जाता है। हाँ, जब कोई व्यक्ति 100 की रफ्तार से जारी ट्रेन में बैठा हो और पास से 80 की रफ्तार वाली ट्रेन उसी दिशा में गुजरे तो वो दूसरी ट्रेन बहुत धीमी, सिर्फ 20 की रफ्तार से पीछे जाती हुई महसूस होती है, क्योंकि हम दोनों की गतियों का अंतर देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वही ट्रेन विपरीत दिशा से आती है तो गतियां जुड़ जाती हैं और वो 180 की डरावनी रफ्तार से पास से गुजरती हुई लगती है। ये सब निर्देश तंत्र का ही खेल है। बिल्कुल। और अब हम स्रोत के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं,
परीक्षा के लिए कुछ गंभीर चेतावनियां। अक्सर एक बहुत ही आम धारणा होती है कि ऋणात्मक त्वरण का मतलब हमेशा गाड़ी का धीमा होना या ब्रेक लगना होता है। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नोट्स के चिन्ह परिपाटी वाले हिस्से में साफ साफ लिखा है कि त्वरण का चिन्ह केवल यह बताता है कि बल किस दिशा में लग रहा है। इसका अर्थ चाल का घटना या बढ़ना नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। चिन्ह सिर्फ ये तय करता है कि हमने कौन सी दिशा को धनात्मक माना है। अगर कोई गाड़ी उल्टी दिशा में यानी ऋणात्मक अक्ष की तरफ अपनी रफ्तार बढ़ा रही है तो भी उसका त्वरण ऋणात्मक ही होगा, जबकि उसकी चाल बढ़ रही है। इसी से जुड़ी एक और शानदार चेतावनी है। शून्य वेग का मतलब शून्य त्वरण नहीं होता। ये तो मेरा पसंदीदा उदाहरण है। स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि गेंद फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर वेग शून्य होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण शून्य नहीं होता। जब कोई गेंद हवा में उछाली जाती है तो सबसे ऊपर पहुंचकर वो एक पल के लिए रुकती है, उसका वेग शून्य हो जाता है, लेकिन उस पल भी पृथ्वी उसे नीचे खींच रही होती है। अगर त्वरण भी शून्य हो जाता तो? अगर त्वरण भी शून्य हो जाता तो वो गेंद हवा में हमेशा के लिए वहीं लटकी रह जाती। शून्य वेग के बावजूद त्वरण लगातार काम कर रहा होता है। क्या बात है। आज की इस चर्चा में हमने कितनी गहराई से चीजों को समझा। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।